नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। 2009, 10, 11, 12 का दौर जरा याद कीजिए। पिंक रेवोल्यूशन दुनिया भर में और खासकर मिडिल ईस्ट में शुरू हुआ। पिंक रेवोल्यूशन और उसकी हवा भारत तक पहुंची थी। जो ये अन्ना हजारे और केजरीवाल, ये जो पूरा का पूरा भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन चला था, कथित रूप से वो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन था, सबके सब भ्रष्टाचार में आकर डूबे हुए हैं। वो उसी पिंक रेवोल्यूशन का एक्सटेंशन कहा जाता है कि वही हवा भारत पहुंची थी। एक जगह शुरू हुआ, फिर लीबिया, मिस्र, सब फैलता चला गया वो रेवोल्यूशन। हर दौर में, हालांकि उसके पीछे डीप स्टेट था, उसके पीछे वो पूरा का पूरा सीआईए का, डीप स्टेट का ऑपरेशन माना जाता है। उसमें बहुत सारा अमेरिका ने बहुत पैसा लगाया था, बहुत खर्च किया था। लेकिन कुल मिला के कहने का मतलब एक है कि कुछ भी एक देश में अगर कुछ हुआ तो पूरी दुनिया, इसीलिए ग्लोबल विलेज कहते हैं, उसके उससे अपने आप को आइसोलेट नहीं रख सकती। हाँ, देर हो सकती है, लेकिन वो हवा कभी भी पहुंच सकती है और असर डाल सकती है। फिर से उस 10-11 के दौर के बाद, अब 15 साल बाद एक बार फिर से हवा ने असर डाला है। हंगरी की हवा इजराइल पहुंची है। हालांकि हंगरी की हवा हमको तो उम्मीद थी भारत भी पहुंचेगी, भारत भी पहुंचेगी, और अभी भी मैं उम्मीद करता हूं और इंतजार करता हूं कि हंगरी की हवा भारत पहुंचे। इसको मोदी एंड कंपनी कोई भी असंवैधानिक भी नहीं कर सकता है। हंगरी में कोई रक्तपात नहीं हुआ था, कोई रक्त रंजित क्रांति नहीं हुई थी। रक्तहीन उसको आप कह सकते हो, संवैधानिक क्रांति थी, जहां पर विक्टर ओरबान को भगा दिया, फेंक दिया उखाड़ करके सत्ता से पीटर मैग्यार ने। पीटर मैग्यार की अगुवाई में सारे विपक्षी दल इकट्ठा हुए और फेंक दिया। वो हवा चुनाव के माध्यम से परिवर्तन की थी, लेकिन अलग अलग जगहों पर वो अपने आप को खुद नए सिरे से परिभाषित करती है। कभी भी एक अलग विषयांतर हो जाऊंगा, लेकिन 30 सेकंड में मैं जरूर एक चर्चा करूं। जिस साम्यवाद को, जिस कम्युनिज्म को रूस में मार्क्स से लेनिन और स्टालिन ने परिभाषित किया, वही साम्यवाद जब चीन में गया तो माओ ने उसको रूस के मुकाबले चीन में अलग तरीके से परिभाषित किया। उसकी परिभाषा बदल दी, देश क्षेत्र मतलब देश काल और परिस्थिति के मुताबिक परिभाषा बदल दी। तो हंगरी का जो ये रक्तहीन क्रांति, संवैधानिक क्रांति मैं मानता हूं, उसका इजराइल में जब रूपांतरण हुआ, वहां पर हवा लगी, तो वहां के परिस्थितियों के हिसाब से उसको ढाला गया। और अब ये सवाल खड़ा हो चुका है गंभीर, जिस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे इस कार्यक्रम में, कि क्या नेतन्याहू का तख्ता पलट सुनिश्चित हो चुका है, तय हो चुका है? क्योंकि तेल अवीव समेत इजराइल के तमाम छोटे बड़े शहरों में हजारों की संख्या में, तो हजारों कह रहा हूं, गिनती कर लो तो लाखों निकल जाएंगे, तो हजारों की संख्या में इजराइल की जनता, वही जीव, वही जिनके पीछे छिप करके ग्रेटर इजराइल का जो है सपना दिखा रहा है नेतन्याहू, वही जीव, वही हजारों की संख्या में सड़कों पर हैं, आग बबूला हैं और ऐलान कर रहे हैं तानाशाह को सत्ता से उखाड़ फेंकने का ऐलान। अपने बच्चों के लिए इंसाफ मांग रहे हैं। मैं आपको हेडलाइंस दिखाता हूं, फिर हेमंत भाई के पास चलेंगे। लाइए हेडलाइन लाइए। ओवरथ्रो द डिक्टेटर, तानाशाह को उखाड़ फेंको। थाउजेंड्स प्रोटेस्ट नेतन्याहू गवर्नमेंट इन तेल अवीव। हजारों ने नेतन्याहू सरकार के खिलाफ तेल अवीव में प्रदर्शन किया है, विद हंगरी इलेक्शन इंस्पायर्ड मार्च। ये हंगरी के चुनाव से प्रभावित था ये मार्च। आगे चलिए। मास प्रोटेस्ट इन तेल अवीव डिमांड रेजिग्नेशन ऑफ नेतन्याहूज गवर्नमेंट। इजरायली मीडिया, ये इजराइल की मीडिया के हवाले से है। ये जो है प्रोटेस्ट नेतन्याहू सरकार के इस्तीफे को लेकर के तेल अवीव में हुआ है। आगे चलिए, विजुअल भी दिखाएंगे। थाउजेंड्स प्रोटेस्ट नेतन्याहू इन तेल अवीव ओवर
अक्टूबर 7 फेल्योर्स। ये अक्टूबर 7 फेल्योर पर नेतन्याहू के खिलाफ प्रदर्शन है और इस्तीफा मांगा जा रहा है। अभी अक्टूबर 7 पर भी आएंगे, अक्टूबर 7 पर भी आएंगे। थाउजेंड्स प्रोटेस्ट इन तेल अवीव अगेंस्ट नेतन्याहू गवर्नमेंट, ये अल जजीरा की ब्रेकिंग है। हजारों लोगों ने तेल अवीव में नेतन्याहू सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। चलिए और आगे बढ़िए, विजुअल्स भी हो तो विजुअल भी दिखाइए, विजुअल तो है ही थोड़े बहुत, वो दिखाइए। ये देखिए आप अब फर्क देखिए इस विजुअल में, मैं बस एक फर्क बता करके सीधा हेमंत भाई के पास चलूंगा। ईरान में ऐसी तस्वीरें रोज आती हैं। उस ईरान में जहां रिजिम चेंज की बात ट्रंप से लेकर नेतन्याहू करते थे, उस ईरान में जहां पर एक जोकर वो रजा पहलवी को खड़ा करके बुलवाते थे कि पूरा ईरान खामनेई वंश के खिलाफ, सुप्रीम लीडर के खिलाफ है, तख्ता पलट वहां करना है। उस ईरान में ऐसी भीड़ आम है शहर शहर में, लेकिन वो क्यों आते हैं? रोज रात में आते हैं, डेली रात में क्यों आते हैं? वो सीनियर खामिनेई नहीं रहे, जूनियर खामिनेई मुस्तफा के समर्थन के लिए उतरते हैं कि मुस्तफा खामिनेई सुप्रीम लीडर, हम तुम्हारे साथ हैं, अमेरिका को हराओ। अभी मैंने सर्वे बताया था, 71% लोगों ने कहा था कि युद्ध पूरा अंजाम तक पहुंचाओ, 71% ने। इसके बाद ईरान का भविष्य स्वर्णिम होगा। वहां क्यों उतर रहे हैं? इसलिए उतर रहे हैं कि ईरान की सरकार दुरुस्त है हमारी, हमें यही चाहिए, हम इसी के साथ। और जो रिजिम चेंज करने वाला था, वहां क्यों उतर रहे हैं? भगाओ इस तानाशाह को, मारो, भगाओ इसको यहां से, कुर्सी छोड़ो। ये तेल अवीव की तस्वीर है। और ये बेचारे बड़े दिन बाद बंकर से निकल पाए हैं, तब ये सड़कों पर आए हैं। सोचिए अगर बंकर में ना होते तो कब का ये सड़कों पर होते। इस विजुअल के बाद मैं सीधा हेमंत भाई के पास चलूंगा। विजुअल साइड साइड में आप चलाते रहिएगा, क्योंकि यही विजुअल पूरी खबर का आधार है। हेमंत भाई, ये एक सवाल कई बार कर चुका हूं, रिजिम चेंज करने चले थे ईरान में, ये इजराइल की तस्वीर देख रहे हैं, 1 करोड़ लोग, मतलब 90-91 लाख लोग अमेरिका की सड़कों पर थे। वो तो भूतो न भविष्यत, ऐसा प्रदर्शन था। क्या ईरान में रिजिम चेंज करने के चक्कर में इजराइल और अमेरिका दोनों में रिजिम चेंज होगा? और अमेरिका तो खंडित न हो जाए, मुझे यह भी आशंका है। अब हो सकता है आप लोग मुझसे इत्तेफाक न रखें, लेकिन यूएसएसआर न बन जाए, वो मिखाइल गोर्बाचोव न बन जाए, ये ट्रंप, कहीं ऐसा न हो। ये जो भीड़ उतरी है, नेतन्याहू क्या कुचल देगा इनको? क्या यहाँ भी युद्ध अपराधियों जैसा व्यवहार करेगा? कैसे यहाँ से निपटेगा ये? आशीष भाई नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, नेतन्याहू के जो खिलाफ प्रोटेस्ट है कल रात को, वो केवल तेल अवीव में नहीं हुआ, यरूशलेम से लेकर के तमाम शहरों के अंदर हुआ। और तेल अवीव का जो प्रदर्शन है वो सबसे महत्वपूर्ण क्यों का है वो समझने की जरूरत है। जो हंगरी का जो पूरे का पूरी एम्बेसी है, आप जोड़िएगा इसको, हंगेरियन एम्बेसी से प्रोटेस्ट शुरू हुआ। उसका मतलब समझिए क्या है कि जो हंगरी में किया गया वो हम यहां करने वाले हैं, हम आपके युद्ध से आज ही जा चुके हैं, इस तानाशाह को उखाड़ फेंको। जो अल जजीरा ने जो खबर का हेडिंग दिखाया वो 100% सही है, और वो इस रैली का थीम भी था। तो ये बेसिकली तेल अवीव में नहीं, तमाम शहरों के अंदर हुई। और ये सबसे बड़ी डिमांड क्या है, आप सुनोगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे। वो कह रहे हैं जो हमास का 2023 का अटैक था, उसके लिए बाकायदा एक स्टेट कमीशन बनाओ और उसकी जांच कराओ। कहीं वो कार्यक्रम आपका ही तो नहीं था? ये जो बहुत राष्ट्रवादी होते हैं ना, ये बहुत सारे कार्यक्रम खुद ही कर लेते हैं। रात को आपने ट्रंप का देखा ना, किस तरीके से वहां पे होटल के अंदर 5-7 गोलियां चली। बहुत सारे काम हो जाते हैं। भारत के भी कुछ घटनाएं हैं, नाम लिया तो देशद्रोही हम तो पहले से ही घोषित है, तो वो ठीक नहीं रहेगा, उसको अवॉइड कर लीजिए। लोग समझ गए होंगे, लोग बड़े समझदार हैं, दर्शक हमारे बहुत सड़े हैं, वो समझ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब जो 2023 का जो हमास अटैक है, उसकी जो आप जांच की नौटंकी कर रहे हो ना, उसको छोड़िए और इंडिपेंडेंट कमीशन से उसकी जांच कराइए, नंबर 1। और ये इतना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स कैसे हुआ कि वहां पर इतना हमास ने इतना बड़ा हमला कर दिया? अब जो ये विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें लाखों लोग थे, तेल अवीव की बात करो, उसके अंदर कौन थे? नंबर 1, जिनके परिवार के लोग इस युद्ध के अंदर मारे गए हैं अब तक, नंबर 1। नंबर 2, जो अपने क्या नाम अपहृत किए गए थे हमास के उसमें, वो
जो अब इन्होंने गजा के अंदर जो रक्तपात किया है उसके जो विरोध करने वाली जो सोशल अपने बोलते हैं जो उनको सोशल ग्रुप्स जो होते हैं अलग अलग, वो सारे के सारे, और बहुत सारे इसमें जिस तरीके के लोग जो सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग और जो उनके परिवार के जो लोग हैं, वो सारे क्या कह रहे हैं कि नेतन्याहू तत्काल इस्तीफा दें। ठीक, और वो किस बात पर दें? जो उनके खिलाफ जांच चल रही है उसमें भी, ताकि उसकी निष्पक्ष जांच हो सके। ठीक, उनकी गवर्नमेंट कहती है कि हम इंडिपेंडेंट जांच नहीं कराएंगे, जो सरकारी जांच हो रही है वही चलेगी। इंटरनल इंक्वायरी बोलते हैं वहां कि जो इंटरनल इंक्वायरी चल रही है हम वही करेंगे। तो एक पक्ष ये है, दूसरा पक्ष ये है। और अब जो स्थिति है उसमें यह है कि नंबर एक उनके इस्तीफा हो, तानाशाह बता रहे उसको, सरेआम तानाशाह, उसका इस्तीफा हो। नंबर दो, नए चुनाव कराए जाएं जल्दी, क्योंकि 27 अक्टूबर को आपको पता है वहां की जो संसद है उसका जो चुनाव है वो उसको बोलते हैं, जो संसद नेसेट बोलते हैं उसको, और उसकी 26वीं नेसेट का चुनाव होना है 27 अक्टूबर से पहले। अभी जो नेसेट है वो 25वीं संसद है। तो वो कह रहे हैं कि वो जो है चुनाव इनके नेतृत्व में ना हो, वो चुनाव इंडिपेंडेंट हो और उसमें नेतन्याहू का कोई लेना देना ना हो। ठीक, तेल अवीव और जो यरूशलेम के अंदर मेन इनका केंद्र रहा प्रदर्शन का, और वो सारे के सारे नंबर एक, जो लेबनान में युद्ध हो रहा है उसको बंद करो, जो ईरान के साथ युद्ध हो रहा है वो बंद करो, खराब नेतृत्व के कारण नेतन्याहू को बर्खास्त करो अगर वो इस्तीफा नहीं देता है, और जो नेतन्याहू और पूरी सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं उन सब के लिए उनके खिलाफ जांच हो, और जब तक जांच हो तब तक वो किसी भी उसमें पद पे ना रहे। आपको पता है 2 दिन पहले नेतन्याहू ने भी एक खेल किया, जब उसको प्रोटेस्ट कैंसर का पता लग गया था और 4 महीने पहले उसका इलाज हो चुका है, जब उसने जो परसों कल ट्वीट किया, तो अब क्यों बता रहे हैं? उन कंट्रीज के अंदर क्या है कि अब जो हेड ऑफ स्टेट है उसका स्वास्थ्य बहुत बड़ा कंसर्न होता है पूरे देश के लिए। या तो जब आप डायग्नोज किया गया था तब बताते, तब बता देता तो देश कहता कि आप इस्तीफा दो, आप अपना इलाज कराओ जाकर के। इलाज जब सारा हो गया उसके बाद भाई बता रहा है कि मुझे प्रोस्टेट कैंसर हुआ था। यानी कि कहीं ना कहीं जो लोगों की सहानुभूति है उसका जुगाड़ करने का कार्यक्रम कर रहा है। अब कह रहा है कि युद्ध को तत्काल समाप्त करो, बंधकों की रिहाई करो और नेतन्याहू को बर्खास्त करो। मुख्य तौर पर यह सारा कार्यक्रम चल रहा है। कई जगह पर पुलिस के साथ झड़पें हुई, लाठीचार्ज नहीं, झड़पें, छीना झपटी, अराजकता जैसी कोई स्थिति नहीं थी। और पुलिस ने हल्की फुल्की जो क्या बोलते हैं, जो गैस छोड़ते हैं ना हवा के अंदर, टीयर गैस 1-2 जगह छोड़ी है, और उसके अलावा कुछ लोगों को हिरासत में लिया है। ये सारा कार्यक्रम हुआ। लेकिन इजराइल के बारे में ये है इस पूरे प्रदर्शन को लेकर के कि इजराइल में आमतौर पर जब युद्ध की स्थिति हो तो वैसे वहां पर इस तरह के प्रदर्शन पहली बार हुए। जब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो किसी देश के साथ एट वार हो और लोग उसका विरोध कर रहे हो, ये इजराइल में आमतौर पर नहीं होता। वहां के लोग काफी राष्ट्रवादी माने जाते हैं। लेकिन अब पॉपुलर सेंटीमेंट ये है कि नेतन्याहू ने युद्ध को परमानेंट नीति के अंदर बना करके पूरे इजराइल को युद्ध में झोंक रखा है। ये जो परिस्थिति है इसके विरोध में इजरायली लोग सड़कों पे हैं, और ये मुझे लगता है बहुत महंगा पड़ेगा नेतन्याहू को, और अकेला इसको नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, जैसा मैंने बताया 27 अक्टूबर तक चुनाव होना है। अगर यहाँ इसकी सत्ता पलटेगी, अब भी इस समय वो जुगाड़ से है, इस बार बहुमत नहीं है उसको, वो सारे का, हाँ, वो डंकापति जैसा ही माहौल है उसका भी। उसने भी कुछ चेले पकड़ रखे हैं जो एक्सट्रीम राइट विंग के हैं, उनको पकड़ करके शासन चला रहा है 2022 से। तो पहले से ही अल्पमत में है। और जिस तरीके से 3 सालों से आपने देखा हमास के अटैक के बाद, आज इस बहाने से, कल उस बहाने से, परसों लेबनान के, फिर ईरान के, इनमें लगातार युद्ध को एक देश की नीति बना करके पूरे देश को बंकरों में छुपने को, नंबर एक। इंफ्रास्ट्रक्चर सारा तहस नहस हो चुका है, आधी बार लाइट आती है, आधी बार नहीं आती है, एनर्जी का क्राइसिस बहुत जबरदस्त है। उन सारी परिस्थितियों के लिए जो इजराइल के लोग हैं बड़ी संख्या में केवल और केवल नेतन्याहू को जिम्मेदार मान रहे हैं। और इसी कारण से मुझे लगता है कि इस बार सत्ता पलट तो चाहे हो, चाहे मतलब ये जो आपने कहा तख्ता पलट, सरकार चुनाव से पहले शायद तख्ता पलट ना भी हो पाए, लेकिन नेतन्याहू का बिस्तरा गोल होना पक्का तय है। और अगर नेतन्याहू का बिस्तरा गोल हुआ तो फिर अकेले का नहीं होगा, वो मान करके चलिए कहीं ना पाएंगे उसके अंदर, क्योंकि जो घायल होता है ना वो ज्यादा खतरनाक होता है। वो फिर कहीं ट्रंप को भी ना ले बैठे, और उसके एक आधा मित्र और भी हैं, उनको भी दिक्कत आ सकती है आने वाले समय में। इसमें लेकिन 2-3 चीजें हैं, तख्ता पलट हो ना हो, उन सबके साथ इन चीजों को जोड़ करके देखना होगा। सुप्रीम कोर्ट में जो इसके खिलाफ मामले हैं,
सुप्रीम कोर्ट में जो मामले हैं उनकी सुनवाई संडे को होनी थी, इस संडे के पिछले संडे को होनी थी। लास्ट संडे उसमें हाँ, उसमें जो है ये इसने कहा सुप्रीम कोर्ट में कि युद्ध का समय है तो प्लीज अभी मत सुनवाई करिए। युद्ध के आड़ में छिपा, यस, एक पॉइंट देखिए, युद्ध के आड़ में छिपा और अदालत ने ऐन वक्त पे, बिल्कुल ऐन वक्त पे कहा कि हाँ ठीक है युद्ध का माहौल है तो अभी हम नहीं, जबकि उसमें बहुत गंभीर मामले हैं। उसमें हमने सजा तक का पूरा डिटेल बताया था कि कितनी कितनी सजा है किस किस मामले में, पूरा डिटेल बताया था। 3 मामले हैं इसके पास, इसके ऊपर तीनों बताए थे डिटेल में कि मामले कौन कौन से हैं और कौन सा मामला कितना गंभीर है। वो था, एक था लोगों से जो है उपहार लेना, उपहार के बदले में उनको उपकृत करना, उनका काम करवाना। दूसरा था मीडिया को धमकी दे करके मैनिपुलेट करवा करके न्यूज चलवाना। ये 3 मामले थे अलग अलग। उसके तीसरा था बड़ी कंपनी, वो अडानी टाइप का मामला था कि उनके लिए काम करना, उनसे पैसा लेकर के काम करना। इस टाइप के 3 मामले थे। उन मामलों में मतलब वो मामले अदालत में है। दूसरी बात, अभी हेमंत भाई ने कहा ना कि युद्ध में कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। वाकई युद्ध के दौरान इजराइल बहुत युद्ध में रहा है, बहुत युद्ध में रहा है। 49 से लेकर के बहुत युद्ध में, अरब युद्ध लड़ा, ये युद्ध वो युद्ध हमेशा लड़ता रहता है। उसके बगैर सर्वाइवल ही नहीं है उसका, पॉलिटिकल सर्वाइवल वहां पे नहीं है। वो उसी मिजाज से सेटअप ही हुआ है इजराइल का। तो वहां पर किसी युद्ध में वहां की पब्लिक को, आम जनता को हमने सरकार के खिलाफ खड़ा नहीं देखा। ये प्रोटेस्ट तो बड़ी संख्या में मुझे लगता है कि एक संगठित होकर के लोग आए हैं। इससे पहले जब युद्ध चल रहा था, जब मिसाइलें और क्लस्टर म्यूनिशन गिर रहे थे, उस वक्त भी हेमंत भाई याद होगा टुकड़ों में से 20, 22, 25, 50 के समूह में प्रोटेस्ट हो रहे थे, जिसमें पुलिस वाले ने एक को मारा भी था। वो प्रोटेस्ट कर रहा था तो पुलिस वाले ने उसको वहां पे पीट दिया था। एक जो है पिता, मतलब एक व्यक्ति था, वो अपने बच्चे के लिए आवाज उठा रहा था, वहां पर नारे लगा रहा था, उसको मार दिया था पुलिस वालों ने। विजुअल्स आए थे। तो इस बार ये पहला मौका है जब युद्ध काल में, मतलब अभी तो युद्ध विराम है, युद्ध काल से युद्ध विराम तक में लगातार प्रोटेस्ट जारी है। इसमें तख्तापलट न भी हो, चुनाव कल को हो जाए। बस चुनाव में एक ही बात है कि फ्री एंड फेयर वाली बात। फ्री एंड फेयर अगर चुनाव हो पाता है इजराइल में, तो पिछली बार ये अल्पमत में था, अल्पमत में इस बार ये पूरी तरह से साफ हो जाएगा, इसमें मुझे तो कोई डाउट नहीं है। क्या चुनाव से पहले इसको सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि वहां पे अदालतों में कुछ तो जान है, कुछ जान है, तभी सुप्रीम कोर्ट से इसकी ठनी हुई है। क्या अदालत, क्या वहां की संवैधानिक व्यवस्था इसको चुनावी दखलंदाजी से दूर रख करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवा सकती है? उतना हो गया तो नेतन्याहू युग समाप्त आप मान। आशीष भाई, वहां पर एक बेसिक अंतर है कि वहां पर वो जो खेल है ना मशीनों वाला, वो मशीनों वाला खेल अभी तक नहीं है। दुनिया भर के देशों के अंदर ये भाई साहब नैरेटिव मैनिपुलेशन से लेकर के इलेक्टोरल रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करवाते आए हैं, इसके लिए कुख्यात रहेंगे। लेकिन इजराइल के अंदर करना वो इतना आसान नहीं होगा इसके लिए। और प्लस जो सुप्रीम कोर्ट में जो चीफ जस्टिस जो इलेक्ट हो चुके हैं, उनको ये आदमी मान्यता नहीं दे रहा है लगातार, लंबे समय से, 1 साल से ऊपर का समय हो गया उनको इलेक्ट हुए। और ये गजब देखिए कि इलेक्टेड आदमी को सरकार मान्यता नहीं दे रही है। तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि वो इसकी विचारधारा से कहीं ना कहीं मेल नहीं खाता वो व्यक्ति, और इसीलिए ये चाहता है कि जब तक ये सत्ता में रहे उसको मान्यता नहीं दी जाए और वो ऐसे ही रिटायर होकर घर चला जाए। इसका खेल ये है। लेकिन हाईकोर्ट का भी जो रवैया है इसके खिलाफ, वो भी कुछ कम घातक नहीं है। आपको पता है ट्रंप जो इजराइल के राष्ट्रपति को बाकायदा फोन करके ये कह चुका है, फोन करके, कि नेतन्याहू के खिलाफ जितने भी केसेस हैं उनको खत्म कर दिया जाए। ठीक, मतलब माफी मुझे लेनी है, और वो डिमांड कोई और कर रहा है, वो भी बाहर के देश का। तो ये उनकी मित्रता का एक नया पैमाना है कि अपने देश के राष्ट्रपति को दूसरे देश के राष्ट्रपति से खिलवा रहा है। इतना बड़ा शर्मनिरपेक्ष आदमी भी आपको मिलेगा नहीं, नंबर 1। फिर ट्रंप तो बड़बोला ही, वो तो लगता है कि तू दुनिया का खुदा तो ही। फिर उसने कहा कि जितने भी कोर्ट केसेस हैं वहां की अदालतों को वो सारे केस खारिज कर देने चाहिए। सोचिए आप, पहले तो इजराइल के राष्ट्रपति का बॉस बन के उसको डायरेक्टिव देता है ट्रंप, ये सारे केस वापस कीजिए, ही इज माई फ्रेंड। और उसके बाद जो बड़े इजराइल के जितने भी कोर्ट्स हैं उनको कहता है कि बहुत राष्ट्रवादी आदमी है ये, इजराइल को बहुत ज्यादा प्रेम करता है और इसके खिलाफ सारे केस फर्जी हैं, फैसला भी दे दिया भाई ने, इसलिए ये सारे केस वापस कर दिए जाए। तो आशीष भाई, जो इजराइल का चुनाव है ना, बेसिकली
युद्ध की नीति एक लंबे समय तक, चाहे कितनी ही राष्ट्रवादी जनता हो, आप मान करके चलिए, कितनी राष्ट्रवादी जनता हो, वहां के लोग अपनी तरह नहीं कि वो नहीं पूछेंगे कि पुलवामा में क्या हुआ था, कि वो नहीं पूछेंगे पहलगाम में क्या हुआ था, और वो राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाएंगे जो सवाल पूछेंगे। वहां पर ऐसा नहीं है। वहां पर जिस दिन से ईरान के साथ युद्ध शुरू हुआ है, आप देखिएगा पहले दिन से वो क्या कह रहे हैं। वो केवल एक ही बात कह रहे हैं कि हमास के साथ जो वो था वो कहीं ना कहीं सरकार का प्रायोजित था, उसके लिए इंडिपेंडेंट कमीशन बनाई, और वहां उसको कोई देशद्रोही नहीं कह रहा है। क्यों? क्योंकि सबको अपनी बात कहने की आजादी है, लोगों को लगता है, तो आप उनकी शंका दूर कीजिए। इंटरनल इंक्वायरी का क्या मतलब है? जब वो कह रहे हैं कि इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए तो बना दो, क्या दिक्कत है उसमें? लेकिन वो नहीं बनाएगा। इजराइल जैसे देश के अंदर हमास जैसा छोटा सा संगठन, आयरन डोम और तमाम एयर डिफेंसेस होने के बावजूद इतने रॉकेट मार करके इतने लोगों को बंदी बना लेता है, सारी चीजें हैं, तो वो कोई छोटी चीज नहीं है। ये वही पहलगाम टाइप की चीज थी कि जहां ना कोई सुरक्षा थी, ना कुछ था, लेना था देना था, वो करके आराम से निकल गए। ध्यान होगा आपको पहलगाम में जो कुछ हुआ, 2 दिन पहले ही उसकी बरसी थी। तो इसराइल के अंदर तो बेसिकली ये कि इसराइल को तो सबसे सेफ कंट्री माना जाता है ना, जो प्रचारित करते हैं कि हमारा आयरन डोम ये और हमारा आयरन डोम वो। 2023 का अटैक हमास का, आज तक सरकार जवाब क्यों नहीं दे पा रही? सत्ता में कौन है? जिम्मेवारी किसकी है सुरक्षा की? और नैतिक जिम्मेदारी किसकी है? एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ है, सिक्योरिटी फेलियर हुआ है, जो भी फेलियर हुआ, अच्छा इवन जो इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ। इसराइल तो पूरी दुनिया का भाई साहब जासूस है, मोसाद का काम ही कुछ और नहीं है। और हमास उनके इतना बड़ा कार्यक्रम कर गया, इतने बड़े पैमाने पर नरसंहार कर गया, तो वो कोई छोटी चीज है क्या? तो पूरी दुनिया की जासूसी करते समय अपने दुश्मनों को नहीं पहचान पाई मोसाद, ये भी तो देखना पड़ेगा आपको। और वो सारी जिम्मेदारी कहां? द बक स्टॉप्स एट द टॉप, नॉट एट द बॉटम। जो टॉप पे आदमी बैठा है, जिम्मेदारी वहां उसकी होती है, हमारी तरह नहीं कि जिम्मेदारी किसी की है ही नहीं, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है। जाओ कुछ हो गया तो आशीष चित्रांशी अपने उसके लिए जिम्मेदार है, सरकारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो वहां पर ये स्थितियां नहीं चलती हैं। सरकार में रहते हुए आप बताइए, अगर ये आरोपों पे केस चलता है कि मीडिया को प्रलोभन दे करके अपने पक्ष में खबरें छपवाएंगे, कमाल देखिएगा, ये केस चल रहा है उसके खिलाफ इसराइल की टॉप कोर्ट में। हमारे यहां तो केस खत्म ही नहीं होगा। 12 साल से काम ही एक किया है बस सक्सेसफुली, मीडिया को ही अपने पक्ष में किया बस, और तो कोई काम किया नहीं ठीक से। मीडिया को कंप्लीटली वो बना लिया है अपने तरीके सेवक, और उसके खिलाफ इस बात का क्रिमिनल केस चल रहा है कि उसने मीडिया हाउसेज को पैसे दे करके अपने पक्ष में लिखने के लिए बाकायदा बाध्य भी किया, और उनको प्रेरित किया, और उनको हाँ, सब तरीके प्रलोभन भी दिए और बाकायदा पैसे भी दिए। वो भी इस्टेब्लिश हो गया कि पैसे भी दिए। हमारे यहाँ वो करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ तो आरटीआई ही बताती है कि हर साल कितना विज्ञापन किस किस को दिया गया, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। तो लेकिन वहां पर जो लोग हैं वो सवाल पूछना जानते हैं। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो कुतर्क करना जानते हैं, अंधभक्त। आपने 2 सवाल पूछ लिए अभी, तो सारी हमारी टाइमलाइन पे सिर्फ गाली गलौज शुरू हो जाएगी, हम पाकिस्तानी हो जाएंगे, हमें वहां से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, पता नहीं क्या क्या। तो नेतन्याहू का भविष्य आशीष भाई मुझे बहुत अब खतरे में नहीं लगता। केवल मुझे लगता है उसका बुढ़ापा जेल में जाएगा, ये मान के चलिए। ये जो 2 व्यक्ति है ना, इनके बारे में मैं कन्विक्शन के साथ कह सकता हूं, कल भी आप चर्चा कर रहे थे। नंबर 1 डोनाल्ड ट्रंप, उसका अभी टर्म बचा हुआ है पौने 3 साल का। इसका तो महीने कितने बचे? महीने हर दिन एक कम होता जा रहा है। 27 अक्टूबर से पहले चुनाव होना है, और उसमें ये कैसे नैरेटिव को पलटेगा आप मुझे ये बताओ। ईरान के साथ इसने युद्ध कर लिया, ये क्या बताएगा जनता को? मैं ईरान में क्या कद्दू में तीर मार के आया था और क्यों गया था वहां, क्या बताएगा? और डोनाल्ड ट्रंप ने तो पूरे अमेरिका की बद पिटवा के रख दी। उस पर एक अलग कार्यक्रम अपन सोच रहे थे कर देंगे। तो हालत ये है कि दुनिया के जो सबसे बड़े गुंडे अपने आप को मानते, इनको राष्ट्राध्यक्ष नहीं कह सकते आप। डोनाल्ड ट्रंप को अगर कोई राष्ट्राध्यक्ष कहता है, नेतन्याहू को कोई राष्ट्राध्यक्ष कहता है, तो माफ कीजिएगा मुझे आपत्ति। वो 100% बुलीज, किसी को पड़ोस में जीने ही नहीं देगा भाई साहब। नेतन्याहू की तो स्टेटेड पॉलिसी कि जीने ही नहीं दूंगा। हमने जैसे बनना है कि विश्व गुरु भारत 2047 में हमारी डेडलाइन है। ठीक, विश्व गुरु वैसे तो बन चुके हैं, अब विकसित भारत बनना है। ना विश्व गुरु का पता ना विकसित का पता। ये भाई साहब ग्रेटर इजराइल का इसने नारा उछाल दिया, और ग्रेटर इजराइल को कहां तक बढ़ा के जोग्राफी नक्शा है, कुछ ही लिख लो, उस पर क्या फर्क पड़ता है? कोई पूछ थोड़ी रहा है कि ये कैसे करोगे, क्या करोगे, इसके लिए इंटरनेशनल मान्यता क्या होगी, नहीं होगी, अमेरिका कब तक मदद करेगा, नहीं करेगा, कुछ नहीं।
एक नक्शा बना के पूरे देश के सामने रख दिया कि ये हमारा ग्रेटर इजराइल। और वो जो फजुल्ला है आपका मार्को रूबियो, वो तेल अवीव में गया और उसने कहा कि बिल्कुल ठीक है, ये सही समय है पश्चिमी साम्राज्यवाद को नए सिरे से आगे बढ़ाने का। बताइए आप, अगर आप साम्राज्य का नाम भी ले दो हमारे हिस्से में, साउथ एशिया में या कहीं, तो बहुत बड़ी गाली है भाई साहब। और वो इसको स्टेटेड डिप्लोमेटिक पॉलिसी के तौर पे प्रमोट कर रहे हैं कि आने वाले दौर में पश्चिमी साम्राज्यवाद की जरूरत है। वेस्टर्न इंपीरियलिज्म इज द वर्ड दैट यूज्ड बाय अपने कह रहे हैं मार्को रूबियो इन तेल अवीव इन ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो इन लोगों का कोई ना लोकलाज है, ना इनका कोई चरित्र है, ना कोई इनकी समझ है। ये केवल क्या है कि लोगों को बेवकूफ बना करके सत्ता हथिया लो, बाकी काम बाद में करते रहे, जो भी एजेंडा है हमारा नहीं है क्या है। वैसी परिस्थिति के अंदर मुझे लगता है कि नेतन्याहू के आने वाले दिन बहुत ही चुनौतीपूर्ण होंगे, और उसका बुढ़ापा तो बिल्कुल ठीक कटने वाला है नहीं, जिस तरह के हालात हैं। बहुत सारे ऐसे ही हैं। अब पता नहीं किस देश में कितना हिसाब और इंसाफ हो पाएगा। बहुत सारे हैं हमारे यहाँ, अगर मीडिया को प्रभाव में लेना, रिश्वत देना, धमकी देना, मीडिया को धमकी देना, इस सब को मतलब केस में तब्दील कर दिया जाए तो आप जोड़ते रह जाइए, जोड़ते रह जाइए। आपको एक अलग से अदालत बनानी पड़ेगी, 150 उसमें न्यायाधीश रखने पड़ेंगे, सुनवाई नहीं कर पाएगा। पूरी सरकारें 12 साल से मीडिया के बदौलत चल रही है। मीडिया पर कब्जा करके ही ये सरकार चल रही है। बाकी तो बाद के सब छोटे मोटे पार्ट हैं। आज मीडिया ईमानदार हो जाए ना, कौन देखता हूँ ज्ञानेश कुमार और कौन जस्टिस हैं जो हामी भरने लगे। मीडिया सही हो जाए तो किसी की मजाल नहीं है। तो खैर, अपना अपना है, सब किस्मत लेकर आए हैं, उसी किस्मत से अपने अपने देश को जोत रहे हैं। इजाजत दीजिए हमें। धन्यवाद हेमंत भाई, अभी फिर अगला कार्यक्रम लेकर के आ रहे हैं। नमस्कार।